हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर। और आज मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप सभी को पता है कि आप मेरे पीछे थंबनेल देख पा रहे हैं और आप सभी को पता भी चल गया होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बेसब्री से इंतजार था क्योंकि एग्जाम डेट तो घोषित कर चुके थे कि सितंबर में उसका एग्जाम है और अगस्त में आपके पास क्या है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है भाई। आज 6 अगस्त हो चुकी है और 6 अगस्त को अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। और एग्जाम डेट आप सभी को पता है कि सितंबर में इन्होंने एग्जाम डेट दे रखी थी ग्रेजुएशन लेवल की। 10+2 की इन्होंने अक्टूबर में डेट दे रखी है। तो नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। अब नोटिफिकेशन में कौन कौन सी भर्तियों को शामिल किया गया है, क्या ग्राम विकास अधिकारी जिसे हम वीडियो भी बोलते हैं, क्या वो भी सीईटी के अंतर्गत होगी, क्या पटवारी भर्ती परीक्षा भी वीडियो इस सीईटी के अंदर होगी, सारी चीजें आपकी इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाली है। तो छोटा सा वीडियो है, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। जानकारी अगर अच्छी लगी है और अच्छी लगे तो आपके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करते चलना। चलिए, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आरएसएस बीसीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 11 भर्तियां इसके अंदर शामिल की गई है। कौन कौन सी 11 भर्तियां इसके अंदर शामिल है, ग्राम विकास अधिकारी भी इसके अंदर क्या शामिल है, क्या पटवारी भी इसके अंदर शामिल है, और कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, वो सारी इसके अंदर चर्चा करते हैं। तो चलिए सीधा हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। और पहले ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बता देता हूं कि जैसा कि आप तारीख को देख पा रहे होंगे, 6 अगस्त को ये आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 6/8/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। समान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर 2024 का ये नोटिफिकेशन। 11 भर्तियां कौन कौन सी इसके अंदर शामिल की गई है, तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसके अंदर साफ नहीं दिख रहा है तो पहले जो अपनी सबसे बड़ी भर्ती है वो है आपकी प्लाटून कमांडर की है भाई, है ना। प्लाटून कमांडर की सबसे बड़ी भर्ती है वो इसके अंदर शामिल है ना, जो राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत आती है। ये आपकी प्लाटून कमांडर की होगी। दूसरी जो भर्ती है वो राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा के अंदर आती है, जिलादार और पटवारी। ध्यान रखना, इसके अंदर नोटिफिकेशन जब आप देखोगे तो दो पटवारी आपको लिखे हुए मिलेंगे, है ना। दो अलग अलग विभाग के अंदर पटवारी की वैकेंसी आती है। एक जो वैकेंसी ये जो बात आती है वो राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा के अंदर आती है। किसके अंदर? सिंचाई सेवा। जो नहर वगैरह होती है वहां पर के जो पटवारी होते हैं, वो पटवारी की वैकेंसी ये आपके अधीनस्थ सिंचाई सेवा के अंदर आती है। उसके अंदर आपकी एक तो जिलेदार की आएगी और एक आपकी पटवारी की आएगी आपके ना। एक तो आपके जिलेदार की वैकेंसी है और एक आपकी पटवारी की वैकेंसी है, जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत। कौन सी विभाग है आपका? सिंचाई विभाग के अंतर्गत ये वाली विभाग है, ठीक है। उसके बाद में आप बात करोगे राजस्थान अधीनस्थ लेखा आयोग में, तो कनिष्ठ लेखाकार एलडीसी की, जो ग्रेजुएशन लेवल की जो एलडीसी आती है, कनिष्ठ लेखाकार की इसके अंदर वैकेंसी है। फिर राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ के अंदर है वो तहसील राजस्व लेखाकार। तहसील के अंदर जो राजस्व लेखाकार होते हैं वो भी इसके अंदर वैकेंसी है। उसके बाद में आपके महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी भी इसके अंदर है भाई। सबसे जो बड़ी वैकेंसी माने तो हम महिला सुपरवाइजर या महिला पर्यवेक्षक भी कह सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक भी इस वैकेंसी के अंदर सीईटी के अंदर शामिल है। फिर राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा के अंदर आपके देखो उप जेलर की वैकेंसी है और इसके अंदर छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी भी शामिल की गई है। कौन कौन सी वैकेंसी है? लगभग वैकेंसी आप पुराने वाला नोटिफिकेशन देखोगे उसके अंदर भी लगभग लगभग आपको सभी यही वैकेंसियां मिल जाएगी आपको। छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी भी आपके इसके अंदर शामिल की गई है ना। छात्रावास अधीक्षक जो ग्रेड सेकंड की वैकेंसी होती है वो भी इसके अंदर शामिल की गई। तो उसके बाद जो मेन वैकेंसी जो आप थंबनेल में भी देखा होगा कि ये जो हम पटवारी की तैयारी कर रहे हैं राजस्व विभाग वाली, है ना, राजस्थान राजस्व अधीनस्थ सेवा के अंदर जो पटवारी आते हैं, जो प्रत्येक गांव का एक पटवारी होता है ना, प्रत्येक गांव का जो एक स्पेशल पटवारी होता है, वो वाली वैकेंसी इस बार आपके इस सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत रखी गई है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पटवारी का सपना लेकर बैठे हो या ग्राम सेवक बनने का आपका सपना है, तो आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाली परीक्षा को पहले पास करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप पटवारी या ग्राम सेवक वाली वैकेंसी के लिए तैयारी कर पाओगे। तो इसके अंदर देखो आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी राजस्व विभाग की पटवारी है भाई, है ना। ये आपकी कौन सी विभाग की है? राजस्व विभाग की। राजस्व विभाग के अंदर जो नॉर्मल पटवारी आती है ना, पिछले जो वैकेंसी थी पटवारी की वो, और ये वाली राजस्व विभाग की पटवारी आएगी आपके। उसके बाद में देखोगे राजस्थान पंचायती राज के अंदर
पंचायती राज के अंदर क्या है, ग्राम विकास अधिकारी। पहले जो ग्राम सेवक होते थे जिनका नाम चेंज करके ग्राम विकास अधिकारी कर दिया है, या जिसे आप वीडियो भी बोल सकते हो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इस वीडियो की वैकेंसी भी आपके सीईटी के अंतर्गत होगी। इसका मतलब दोनों वैकेंसियों का रास्ता क्लियर है। अधीनस्थ सेवा बोर्ड के जो आपके राजस्थान कर्मचारी सेवा बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज जी है, उन्होंने ट्वीट करके भी अलग से बता दिया था कि पटवारी की जो वैकेंसी है उसका एग्जाम है वो आपके जनवरी फरवरी 2025 के अंतर्गत होगा आपका। मतलब वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, बस आपको सीईटी पहले पास करना होगा। उसके बाद देखो वीडियो की वैकेंसी होगी, और फिर एक आपके राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंदर कनिष्ठ लेखाकार की वैकेंसी है। ये भी आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत रखी गई है। टोटल 11 वैकेंसी को इसके अंदर रखा गया है, जिसके अंदर मोटी-मोटी वैकेंसियों को मानूं तो ये वाली जो वैकेंसियां हैं आपकी पटवारी और ग्राम सेवक की वैकेंसी है ना। पटवारी और ग्राम सेवक की ये जो दो वैकेंसियां हैं वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस वर्ष रहने वाली है। 2024 में आपको सपना लेकर चलना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको सीईटी की तैयारी करनी चाहिए या पटवारी या ग्राम सेवक की करनी चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटी-मोटी वैकेंसियां इसके अंदर ये शामिल हो गई कि ग्राम सेवक और पटवारी आपके सीईटी के अंतर्गत है, बिना सीईटी के ये वैकेंसी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये मुख्यतः इसके अंदर वैकेंसियां दी गई है। चलिए अगले बार आगे चलते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। देखो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपको पता होगी। अगर पहली बार आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं सीईटी के लिए, या फिर कोई भी वैकेंसी आपने ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट करी है या लास्ट ईयर के अंदर अपेयरिंग है और पहली बार आप वो अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी राजस्थान बोर्ड के अंदर क्या है, ओटीआर की व्यवस्था कर रखी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब ओटीआर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए एक फीस का क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। एक बार ही आपको शुल्क देना है, बार-बार फिर आपको भर्तियों के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये राजस्थान की जो आपके कांग्रेस सरकार थी, माननीय अशोक गहलोत सरकार थी, उस समय उन्होंने किया था कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रखते हैं। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, एक बार ही आपको पैसा देना है, उसके बाद में आपको पैसा नहीं देना है। कोई भी वैकेंसी के लिए फॉर्म आप भरोगे तो आपको ₹1 भी नहीं देना है। ओटीआर के अंदर एक बार आपका पैसा कटेगा। अगर पिछली बार आपने ओटीआर करवा रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है, तो इस बार आपको एक भी रुपया किसी भी भर्ती का फॉर्म भरते हुए आपको नहीं देना है। देखो ओटीआर है वो आपके आधार कार्ड और जन आधार कार्ड से होता है। जो भी आपके आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के अंदर जो डेटाबेस आपका फीड है, वो ऑटोमेटिक ही उसके अंदर फिट हो जाएगा आपका। तो अपना फोटो अपडेट होना चाहिए अपने नाम में, और अपना जो आधार कार्ड जन आधार कार्ड के अंदर आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, फादर्स नेम, जो भी उसके अंदर डिटेल्स है, वो आपके ओरिजिनल जो स्कूलिंग वाले डॉक्यूमेंट है उसके अंदर मैच होने चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ है तो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा तकलीफ आने वाली है। तो इन चीजों को अभी सुधार लेना। जबकि आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज जी है, उन्होंने पहले भी कह चुके हैं, बहुत बार ट्वीट करके कहा है कि अपनी फोटो है वो अपडेट करवा के रखना, अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा के रखना। क्योंकि अब 2024-25 के अंदर इतनी वैकेंसी आएगी कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं ग्राम सेवक की तैयारी करूं, मैं पटवारी की करूं, या मैं किसकी रीट की तैयारी करूं, फर्स्ट ग्रेड की करूं या सेकंड ग्रेड की करूं। वैकेंसियां बहुत आएगी, बस आपको अपना एक लक्ष्य बनाकर एक वैकेंसी को टारगेट करके अपना गोल सेट करके तैयारी करना है। 2025 में सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। तो ओटीआर आपको करवाना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है। खुद नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपके नजदीकी ई मित्र पे जाके वहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेना, और वहीं से सीधा आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने पर एक बात ध्यान रखना, अपने नाम, फोटो, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारे वेल मैंने कहा ना, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच होने चाहिए। आधार कार्ड और आपके 10th की जो मार्कशीट है उसके मैच होने चाहिए, है ना। अगर आपकी फोटो गड़बड़ है, आपकी फोटो सही नहीं आ रही है, आपके नाम में गड़बड़ है, तो भाई साहब यहाँ पर आप एडिट नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में डेटा सीधा जन आधार कार्ड से फैच होता है, इसलिए अपने आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में डेटा सारे अपडेट करवा के रखना आप भाई, ठीक है ना। चलिए, और इस बार भाई ओटीआर में एक सिस्टम और भी कर रखा है। जिन्होंने ओटीआर करवा भी रखा है या नहीं भी करवाया है, इस बार आपको लाइव फोटो अपडेट करवानी होगी, है ना। नजदीकी ही ई मित्र पर जाना, जैसे आधार कार्ड जब बनाते हैं तो हमारी जैसे कैमरे से वेब कैम से फोटो कैच होती है, वैसे ही इस बार इन्होंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने
लाइव फोटो का दिया है इन्होंने। लाइव फोटो आपकी तुरंत वहां पर क्लिक होगी और वो अपडेट होगी, और एक हस्तलिपि कुछ लाइनें होती है वो लिखकर आपको तुरंत अपलोड करनी होगी वहां पर, तो ही आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो लाइव फोटो आपको करवानी है अपडेट, और हस्तलिपि भी आपको वहां पर करवानी है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं कि सर एक बार में, जैसे मान लो मैं पहली बार ओटीआर करवा रहा हूं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं, तो मुझे कितना शुल्क देना होगा? तो इन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि आपके अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है वो 600 रुपए आपको देने हैं आपको भाई, है ना? अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक को 600 रुपए देने हैं। ओबीसी और आपको जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस है, उनको आपको क्या करना है? 400 रुपए देना है आपको भाई, है ना? राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर, है ना? नॉन क्रीमिलियर है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, एक तो देखो सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर, है ना? सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर वालों को तो देना है 600 रुपए, और नॉन क्रीमी लेयर को आपको क्या करना है? नॉन टीएसपी, एक तो आपका टीएसपी क्षेत्र है और एक नॉन टीएसपी क्षेत्र है, उनके लिए आपको यहाँ पर आपका पैसों का क्राइटेरिया दे रखा है कि 600 रुपए है, 400 रुपए, और दिव्यांग जनों को आपको 400 रुपए देना है। ये एक बार पैसा देना, पिछली बार आपने करवा रखा है, पैसा आपने दे दिया है, तो इस बार आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, इस बात से निश्चिंत रहना है आपको भाई, ठीक है ना? चलिए, हाँ, पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क ओटीआर जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क नहीं दे होगा। मतलब इन्होंने स्पष्ट कह रखा है कि आपने पिछली बार ओटीआर करवाया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो आपको 1 रुपया भी और आपको नहीं देना पड़ेगा। पिछली बार दिया है उसी से काम चल जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं कि सर सीईटी के लिए कौन पात्र है और क्या शैक्षणिक अभियोग्यता चाहिए? तो देखो यहाँ पर पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन वैकेंसी है, तो ग्रेजुएशन तो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब काफ़ी सारे बच्चों के सवाल है कि सर मैं इस साल फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या? है ना? इस साल मेरी फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाली है, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? तो मैं आपको बता दूँ कि जो इस वर्ष फाइनल ईयर में हैं, देखो जब भी वैकेंसी आएगी, अभी तो सीईटी है, इसके अंदर जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, जिन्होंने क्या है स्नातक का पूरी कंप्लीट कर ली है, वो तो भर सकते हैं। स्नातक कंप्लीट वाले भर सकते हैं, या फिर आप स्नातक कर रहे हो, है ना? स्नातक कर रहे हो, स्नातक का मतलब हो गया ग्रेजुएशन, है ना? स्नातक का मतलब हो गया आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और एपियरिंग में हो। एपियरिंग का मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो फॉर्म भर लोगे, नहीं। आप फाइनल ईयर के अंदर हो और एपियरिंग मतलब इस साल ही आपकी फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाली है, तो आप सीईटी का फॉर्म भर सकते हो इसके लिए भी, है ना? स्नातक है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, या इस साल आप फाइनल ईयर में हो, और जब भी कभी वैकेंसी आएगी, जैसे पटवारी का नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन की डेट पर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सर अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ और अभी मेरे एग्जाम हुए हैं और अभी मैं क्या सीईटी का फॉर्म भर सकता हूँ? आप भर लो, भली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप वैकेंसी का फॉर्म भरोगे, है ना? जब पटवारी की वैकेंसी आ गई, ग्राम सेवक की वैकेंसी आ गई, प्लाटून कमांडर की वैकेंसी आएगी और आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो आपको क्या करना है? उस वैकेंसी के नोटिफिकेशन की डेट पर आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये यहाँ पर स्नातक के लिए दे रखा है आपको भी, ठीक है ना? स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, वहां पर उस समय आपका नोटिफिकेशन के टाइम ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपका भी, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं कि सर कौन भर सकता है? आयु क्या चाहिए? तो मिनिमम आयु देखो 1 जनवरी, देखो यहाँ पर दे रखा है कि 1 जनवरी 2025 को जिसकी आयु 18 वर्ष की कंप्लीट हो रही है। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो रही है ना? लेकिन अभी क्या है वो 18 वर्ष से कम है। 1 जनवरी 2025 कब से? 1 जनवरी 2025 तक आपकी क्या है? 18 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जानी चाहिए। 1 जनवरी 2025 पर 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो और 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए भाई। मतलब 18 से 40 वर्ष तक की जिसकी आयु है अभी, वो इस फॉर्म सीईटी के लिए अप्लाई कर सकता है, वो सीईटी का फॉर्म भर सकता है। मतलब आप 18 से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के बीच के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर जितने भी वैकेंसी आएगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। मतलब 18 से 40 वर्ष के बीच वाले व्यक्ति या स्टूडेंट है वो इसके क्या कर सकते हैं? सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म भर सकते हैं, है ना? बाकी आपको जो कास्ट के आधार पर है, ओबीसी, एससी, एसटी वालों को छूट आपको दे रखी है, जो नॉर्मली आपको मिलती है रिजर्वेशन के तौर पर, वो सारी छूट का प्रावधान आपको यहाँ पर दे रखा है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, है ना?
अनुसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये आप देख लेना, आपका एज का क्राइटेरिया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभी 40 वर्ष से ज्यादा है और 18 वर्ष से कम होगा भाई, है ना? अगर 40 वर्ष से ज्यादा की आयु हो चुकी है तो उस मामले में आप इसको चेक करके फॉर्म भर सकना। चलिए आगे चलते हैं कि पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की। सर, आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का तो बता दिया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन सब वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू कब होगा? सीईटी के फॉर्म कब से शुरू होंगे? कब हमें सीईटी के फॉर्म भरवाने हैं? तो देखो, सीईटी वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार ये पंजीकृत जन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या सीएससी नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 9/8/2024 से 7/9/2024 तक भर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ है कि 9/8 से 7/9 के बीच में आप ओटीआर कर सकते हो और 9 तारीख से मोटी मोटी इस बात को ध्यान रखना, आपके जो आवेदन की तारीख है, आप आवेदन है वो 9 अगस्त से शुरू करें। 9 अगस्त से आवेदन क्या है, प्रारंभ है आपके, और खत्म कब होगा, अंतिम तिथि ध्यान रखना। अंतिम तिथि आपकी कब है? अंतिम तिथि है वो 7 अक्टूबर है आपकी। कब है आपकी? आपकी देखो, अगस्त तो चल रहा है, अगस्त सितंबर, सॉरी अक्टूबर नहीं, अगस्त सितंबर आपका है भाई। अक्टूबर में तो कहां से होगा ना। 7 सितंबर इसकी क्या है, आपकी लास्ट डेट है आपकी भाई। 9 अगस्त से फॉर्म शुरू होंगे और 7 अगस्त इसकी क्या है, अंतिम डेट है। बिना डेट, अंतिम डेट का इंतजार किए बिना ही आपको 9 अगस्त से ही फॉर्म भरवा देना आपको, है ना। अंतिम डेट की क्या है, आपको आपको प्रतीक्षा नहीं करनी है कि मैं तो लास्ट डेट को ही फॉर्म भरवाऊंगा, नहीं, है ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, लगभग 15 से 20 लाख इसके अंदर फॉर्म आएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अंतिम दिनों में सर्वर थोड़ा डाउन चलता है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि एक छोटी सी गलती से आपका है वो 5 साल खराब हो जाए। आपको आपको पता है सीईटी हर साल करवाने का प्रावधान है, लेकिन सीईटी को 2 से 3 साल लग जाते हैं किसी को कंप्लीट होने में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 9 अगस्त से फॉर्म शुरू होंगे और 7 सितंबर इसके अंतिम डेट है आपकी, और सितंबर के अंदर ही आपके क्या है भाई, एग्जाम हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। परीक्षा का आयोजन देखो, परीक्षा आयोजन है वो आपका कब हो चुका, कब होगा, देखो डेट दे रखी है आपको। इस बार परीक्षा के आयोजन में थोड़ी सी तारीखों को चेंज कर रखा है कि समान पात्रता परीक्षा की परीक्षा है वो 25/9 को होगी आपकी। 25 कब होगी भाई, 25 सितंबर को होगी आपके। 25 सितंबर को आपकी परीक्षा का आयोजन होगा, 25 से 28 सितंबर। मतलब समय आपके पास बहुत कम समय है। 6 तारीख आज हो चुकी है और आज से मोटी-मोटी गिनो तो आपके पास समय कितना बचा है। आज आपके पास इस महीने के 24 दिन बचे हैं और 25 दिन इसके, मतलब आप मान के चलो कि 24 दिन इसके हैं। 48 डेज आपके पास बचे हैं। एग्जाम आज से 48 डेज बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा। मुश्किल से 50 दिन का समय भी नहीं है। 48 दिन का समय है और सिलेबस आपको पता है सीईटी का। लेकिन इस बात को भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। मोटी मोटी बात याद रखना, 25 सितंबर से 28 सितंबर आपके एग्जाम चलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होंगे तो एक दिन के अंदर एग्जाम को करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए 25, 26, 27, 28 4 दिन एग्जाम चलेंगे। 25, 26, 27 और 28 सितंबर 4 दिन आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम चलेंगे। एक दिन के अंदर दो दो पारियों के अंदर एग्जाम भी होगा आपका भाई, है ना। तो लगभग लगभग 8 पारी के अंदर आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा। 25 से लेकर 28 सितंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है। चलिए आगे चलते हैं कि सर, ऑनलाइन आवेदन जब मैंने किया और उसमें मैंने गलती से कुछ डिटेल्स है वो गलती से फिल कर दी, गलत फिल कर दी, तो अब मैं करेक्शन कहां पर करवाऊंगा? तो देखो, इन्होंने भी प्रावधान दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कब होगा, जब फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के 7 दिन के पश्चात पोर्टल ओपन होगा। जैसे आपकी यहाँ पर आपकी कितनी लास्ट दे रखी थी, देखो लास्ट डेट है वो आपके रजिस्ट्रेशन की 7 सितंबर थी। 7 सितंबर अंतिम है और लगभग आपके 13-14 तारीख को, आपके 13-14 तारीख को वापस से पोर्टल खुलेगा आपका। 14 देखो देर का है, 14 सितंबर को, है ना। 14 सितंबर को पोर्टल वापस से अपडेट ओपन होगा और उस समय आप अपनी जानकारी को वापस से अपडेट कर सकते हो। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि इसके अंदर आप क्या क्या चेंज नहीं करवा सकते।
आप अपनी फ़ोटो को चेंज नहीं करवा सकते, है ना? आप अपनी फ़ोटो को चेंज नहीं करवा सकते, आप अपने हस्ताक्षर को चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी फ़ोटो, आप अपनी हस्ताक्षर को चेंज नहीं कर सकते हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपके नाम वगैरह में कुछ करेक्शन है, तो आप करवा सकते हो। यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है, फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा जो ओटीआर के समय दर्ज की गई है। ओटीआर में जो डेटा आपका जो जन आधार कार्ड से डिटेल फेच होती है, वो आपकी डेटा है वो आप चेंज नहीं करवा सकते हो। आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, आपका कोई एड्रेस वगैरह है, उसमें आप करेक्शन करवाना चाहते हो तो हो जाएगा। अगर ये आपको करेक्शन करवाना है तो उससे पहले आपको जन आधार कार्ड को अपडेट करवाना होगा और वहां से आपके ऑटोमेटिक ही वहां पर वो क्या है, फोटो, हस्ताक्षर, नाम वगैरह अपडेट हो जाएगी। इसलिए जो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज जी है, वो बार-बार कह रहे थे कि सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन आप अपना आधार कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखना। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे तो अभी भी नींद में हैं। आप जागेंगे कि सर मेरे नाम में ये मिस्टेक है, मेरे पापा के नाम में ये मिस्टेक है, मेरे मम्मी के नाम में ये मिस्टेक, कोई कहेगा सर मेरी डेट ऑफ बर्थ भी गलत है उसके अंदर, अब मैं क्या करूँ? तो भाई इससे पहले संभल जाओ, है ना? लोग क्या करते हैं, तूफान आने का वेट करते हैं। लेकिन जो तूफान आने से पहले जो सजग हो जाते हैं, वो उस तूफान से बच जाते हैं। लेकिन जो तूफान आने का वेट करते हैं, वो तूफान के साथ बह जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। देखो, जैसे ही कुछ बच्चे तो नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार कर रहे थे कि स नोटिफ़िकेशन आएगा तब हम तैयारी को शुरू करेंगे। अब देखो आपके पास समय कितना बचा है, 48 डेज़ का आपके पास समय बचा है। 48 डेज़ में क्या-क्या पढ़ोगे? आपके पास समय नहीं है। अब आप ऑनलाइन कोर्स लेने को दौड़ोगे तो 12-12 सब्जेक्ट को 48 दिन में पूरा भी नहीं कर पाओगे आप। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे तैयारी करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मोटी-मोटी इस बात का ध्यान रखना कि आपके ओटीआर के अंदर जो चीज़ें आपने फिल करी है, वो आप करेक्शन नहीं होगी। फॉर्म भरोगे जब, सीईटी का जब फॉर्म अप्लाई करोगे, उसमें जो आपने भरा है, वो आप चेंज करवा सकते हो। चलिए आगे चलते हैं कि सर ऑनलाइन आवेदन प्रत्यारित करने की। अब देखो इस बार पिछली बार भी सीटी में पिछली बार भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऐसा कुछ नया नवाचार किया। नया नवाचार क्या है कि भाई फर्जी तरीके से बच्चे क्या है, फर्जी तरीके से बच्चों है वो फॉर्म भर देते। जो फर्स्ट ईयर में है वो भी सीईटी का फॉर्म भर देते हैं। पहले क्या होता था कि भाई मैं चेक करूँगा कि वैकेंसी के अंदर फॉर्म कैसा आता है। मैं तो अभी अपीयरिंग हूँ, मैं अभी क्या है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ, लेकिन मैं एलिजिबल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं फॉर्म डाल देता हूँ और एग्ज़ाम देकर आऊँगा, मुझे पता लगेगा कि सीईटी का एग्ज़ाम कैसे होता है, पेपर का माहौल कैसे होता है। लेकिन इस बार आपको देखो स्पष्ट तौर पर कह रखा है कि बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में निर्धारित अवधि तक उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने पर ऑनलाइन आवेदन नहीं भरें। अगर आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो शैक्षणिक योग्यता है, उसको आप फुलफिल नहीं करते हो, तो आपको सीईटी का फॉर्म नहीं भरना है। अगर गलती से आपने भर दिया है, तो आपको क्या है इस परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन प्रत्यारित किए जाने की सुविधा नहीं दी गई है। स्पष्ट तौर पर कह रखा है कि सीईटी के अंदर आप एक बार आपने फॉर्म भर लिया तो उसको वापस क्या है विथड्रॉल नहीं कर सकते हो। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगर आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो शैक्षणिक योग्यता है और उसको आप फुलफिल नहीं करते हो, उसके बावजूद भी अगर आप सीईटी का फॉर्म भरते हो, तो आपके विरुद्ध क्या है कानूनी कार्रवाई होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। हो सकता है आपको पूरा प्रतिबंध ही लगा दिया जाए बार-बार एग्ज़ाम। क्योंकि एक्चुअली लोग क्या होते हैं, जो उसके पात्र नहीं होते हैं, वो भी फॉर्म भरते हैं डमी कैंडिडेट के तौर पर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आपकी योग्यता नहीं है, तो आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म नहीं भरना है। पहले तो इन्होंने दे दिया था ऑप्शन कि आप अपना फॉर्म विथड्रॉल कर सकते हो, योग्यता नहीं है तो। इस बार इन्होंने स्पष्ट कहा है कि आवेदन को वापस से लेने की सुविधा इस बार नहीं दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन पूरी सावधानी से होशो-हवास में आपको फॉर्म भरना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं समान पात्रता परीक्षा। सर आपने सीटी के बारे में सारा कुछ बता दिया लेकिन सिलेबस तो नहीं बताया कि सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस तो भाई आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जितना भी सब्जेक्ट है, राजस्थान का जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गणित, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट है वो सीटी के अंदर इन्होंने डाल रखे हैं। लगभग-लगभग आप देखोगे तो देखो राजस्थान जीके के अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं। राजस्थान का जीके पूरा है, हिंदी है आपकी, है ना? फिर आपकी इंग्लिश दे रखी है, फिर आपकी रीजनिंग दे रखी है, फिर आपकी क्या है मैथ्स दे रखी है, फिर आपका इसके अंदर कंप्यूटर दे रखा है, फिर आपके देखो इसके अंदर क्या दे रखा है,
है ना? राजस्थान और भारत का इतिहास भी दे रखा है, इंडिया का हिस्ट्री भी दे रखी है, इंडिया की हिस्ट्री कुछ थोड़ी बहुत दे रखी है, ज़्यादा नहीं दे रखी है। फिर आपको देखो भारत का भूगोल भी दे रखा है इसके अंदर, है ना? इंडिया की ज्योग्राफी भी दे रखी है, तो बहुत सारा सिलेबस इसके अंदर है। टोटल मैं आपको बता दूं कि 150 प्रश्न है वो इसके अंदर आएँगे। कितने प्रश्न आएँगे? 150 प्रश्न आएँगे, 300 अंकों का पेपर होगा। मतलब प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा, 150 प्रश्न टोटल आएँगे, 300 अंकों का पेपर होगा और 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का। 180 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। 150 प्रश्न, 300 अंकों का पेपर होगा। है ना? स्पष्ट तौर पे कह रखा है कि सभी प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सारे प्रश्न अबसदा ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। नकारात्मक अंकन इस बार आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ही जो आपके सीटी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने एक ट्वीट करके भी कहा था कि काफी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर नेगेटिव मार्किंग रखी जाए क्योंकि 40% के अंदर तो सभी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इन्होंने इस बार नोटिफिकेशन के अंदर स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो माइनस मार्किंग होगी वो आपकी 1/3 होगी, है ना? 1/3 आपकी माइनस मार्किंग होगी। एक गलत अंक के लिए आपका 0 पॉइंट इसका किसका 1/3 का मतलब हुआ कि 2 नंबर का 1/3 काटा जाएगा, है ना? 2 अंक का पेपर है तो उसका 1/3 अंक काटा जाएगा आपका भाई। ठीक है ना? लगभग-लगभग आपके 66 पॉइंट कुछ ऐसे अंक काटे जाएँगे, 33.33 ऐसा नहीं काटा जाएगा क्योंकि एक प्रश्न है वो 2 अंक का है, तो 66.66 आपका 1 अंक का नकारात्मक अंकन के अंक काटे जाएँगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पिछली बार तो तुक्कों में आपने 150 के 150 भी करके आए थे, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग से बचना है क्योंकि ये पेपर है वो केवल क्वालीफाइंग नेचर का है। पेपर केवल आपको पास करना है, इसके अंक आपके कहीं पर भी नहीं जुड़ेंगे। स्पष्ट तौर पे इन्होंने कहा है कि नकारात्मक अंकन होगा आपका भाई। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने क्या दे रखा है कि इस बार आपके पेपर के अंदर 5 ऑप्शन आएँगे सीट के। पिछली बार 4 ऑप्शन थे, इस बार आपको 5 विकल्प देखने को मिलेंगे, है ना? 5 विकल्प आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। 4 विकल्प होंगे जो आपका आंसर होगा और 5वाँ विकल्प वो होगा जो आपको आंसर नहीं है तो फिर आपको 5 ऑप्शन है वो फिल करना पड़ेगा, है ना? एबीसीडी आएँगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चंस दे दिया और आपको ए, बी, सी, डी और ई 5 ऑप्शन देंगे। 5वाँ ऑप्शन होगा अनुत्तरित, है ना? 5वाँ ऑप्शन क्या होगा? 5वाँ ऑप्शन आपको फिल करना है कि साहब मुझे इस क्वेश्चंस का उत्तर नहीं आता है तो आपको ई वाले गोले पर आपको क्या करना पड़ेगा? काला। अगर आप 10 प्रश्न ऐसे छोड़ देते हैं जिसका आपने कोई भी एक भी गोला काला नहीं किया है तो आपका स्वतः ही रिजल्ट है वो कैंसल हो जाएगा, आपका परिणाम नहीं आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। मतलब अगर आपको कोई भी प्रश्न दे दिया और उस प्रश्न का आपको इन चारों ऑप्शन में से उत्तर नहीं आता है तो आपको 5वें गोले को काला करके आना है। अगर 10 ऐसे प्रश्न आपने खाली छोड़ दिए जिनका आपने कोई भी उत्तर नहीं भरा है तो आपका स्वतः ही रिजल्ट कैंसल हो जाएगा। फिर आपका परीक्षा का परिणाम नहीं आएगा, आप अयोग्य पात्र हो जाएँगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 5 गोले मिलेंगे आपको, 5 ऑप्शन उस प्रश्न के अंदर और पाँचों में से कोई ना कोई आपको गोला भर के आना है। 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें से सही उत्तर हो सकता है। 5वाँ विकल्प होगा जिसका आपको उत्तर नहीं पता है, तो आपको 5वाँ गोला काले करके आना। 10 प्रश्नों के उत्तर खाली छोड़कर आते हो ओएमआर शीट में, तो आपका है वो रिजल्ट नहीं आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको भी। और 10 मिनट है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसके प्रत्येक प्रश्न का एक गोला है वो गहरा कर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे के बाद में 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा ओएमआर शीट को चेक करने के लिए कि आपने कोई भी प्रश्न का गोला भरा है या नहीं भरा है ना? आपको चेक करना है कि यार मुझे 18 नंबर वाला प्रश्न नहीं आता है, तो आपको 5 नंबर वाला गोला काला करना है। अगर आपने ये छोड़ दिया कि मुझे 18 नंबर नहीं आता तो मैं कोई गोला नहीं भरूँगा, अगर ऐसे 10 प्रश्नों को छोड़ देते हो ओएमआर शीट के अंदर तो रिजल्ट नहीं आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना आपका। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 10% 10 प्रश्न नहीं 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्न को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर अयोग्य, मतलब 150 प्रश्न है और उसका 10% होता है 15 सवाल। अगर 15 सवालों के आपने गोले कोई भी काला नहीं किया है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा आपको भी, है ना? तो
और स्पष्ट तौर पे क्या रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा। कोई भी एक ऑप्शन आपको भरना होगा। अगर आपका ऑप्शन 1 नंबर राइट है तो 1 को करना है, दूसरा राइट है तो दूसरे को करना है, तीसरा राइट है तो तीसरा, चौथा राइट है तो चौथा। इन चारों में से आपको उत्तर नहीं पता है तो फिर आपको 5वां गोला काला करके आना है। इस बात का ओमआर शीट में विशेष ध्यान रखना है। ये मोटी-मोटी चीजें थी जो सीटी आपका नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक और छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कि मात्र 48-45 दिन के अंदर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे हम सिलेबस को कवर करके 40% अंक, और यहाँ पर अंकों का भी विशेष ध्यान रखना कि जो जनरल ओबीसी वाले हैं, है ना? जनरल ओबीसी वालों के लिए 40% का क्राइटेरिया है, एससी एसटी वालों के लिए 35% कर रखा है। तो 40% का मतलब क्या हुआ कि 60 सवाल आपको क्या करना है? 150 का 40% कितना? 60 प्रश्न आपको सही करना है। ये 60 क्वेश्चंस हुए, इसका मतलब 120 अंक आपको लेकर आने हैं। 300 में से कम आपको कितने अंक लेकर आने हैं? 120 अंक लेकर आने हैं। 120 अंक अगर आपके सीईटी के अंदर आ जाते हैं, तो सीईटी के लिए आप पास हो जाओगे और फिर उसके अंतर्गत जितने भी वैकेंसी आएगी, उन सब के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। तो ज़्यादा कुछ इतना हार्ड भी नहीं है कि भाई 120 अंक नहीं लेकर आ सकते हो। देखो सिलेबस की बात करूँ तो राजस्थान का जीके अगर आप पढ़ते हो, है ना? राजस्थान का जीके अगर आप पढ़ते हो, तो इसके अंदर देखो आपका 5 सब्जेक्ट आते हैं। एक आपका राजस्थान का हिस्ट्री आ गया, फिर आपका आर्ट एंड कल्चर आ गया, ठीक है? फिर आपका ज्योग्राफी आ गया, फिर राजस्थान की पॉलिटी आ गई, फिर राजस्थान की क्या होगी भाई इकोनॉमिक्स होगी, राजस्थान की इकोनॉमिक्स होगी, फिर राजस्थान का करंट अफेयर हो गया। ये तो राजस्थान जीके के अंदर आ गया, जो मोटी-मोटी आपने लगभग-लगभग अगर तैयारी करी है तो सभी वैकेंसियों में ये चीज़ें आती है। उसके बाद में आपने हिंदी पढ़ रखी होगी। 7वां सब्जेक्ट देखो हिंदी आपने पढ़ रखी होगी, फिर हिंदी के बाद में आपका देखो इंग्लिश भी आएगा इसके अंदर, है ना? 10 सवाल इंग्लिश के भी आएँगे, फिर आपके कंप्यूटर के भी आएँगे सवाल इसके अंदर, फिर इसके अंदर देखो रीजनिंग के सवाल भी आएँगे आपके, है ना? रीजनिंग के सवाल भी आएँगे, फिर आपका देखो इसके अंदर मैथ्स के सवाल भी आएँगे। और उसके बाद जो बचा है, वो आपका एक तो आपका इंडिया का हिस्ट्री भी बचा, है ना? इंडिया का हिस्ट्री 12 नंबर जो टॉप स है वो इंडिया का हिस्ट्री भी बचा है और 13 नंबर है वो इंडिया की ज्योग्राफी भी बची है आपकी। है ना? इंडिया की ज्योग्राफी और उसके बाद में एक इंडिया का करंट अफेयर, लगभग-लगभग आपके 13-14 है वो सिलेबस, 13-14 जो सब्जेक्ट है वो इस वैकेंसी के अंदर दिए हुए हैं। तो अब देखो 150 प्रश्न है, मुश्किल से मान लो एक-एक सब्जेक्ट से 5-5, 10-10, 10-10 सवाल बनते हैं, जिससे 150 प्रश्न बनते हैं। आपको केवल 120 नंबर लाने हैं, मतलब 60 प्रश्न आपको सही करके आने हैं। ये आपका इस बार का सीईटी के अंदर टारगेट होना चाहिए। अपना टारगेट होना चाहिए कि 45 दिनों के अंदर 45 डेज के अंदर हम 120 नंबर कैसे लेकर आएँ, बस हमारा ये गोल होना चाहिए, बाकी हमें कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए इसके लिए। 45 डेज में 120 मार्क्स कैसे लाएँ, ये हमारा एम होना चाहिए और बस हमें सीईटी को क्वालीफाई करना है। उसके बाद में हमें वैकेंसी के लिए वापस से प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आएगी, चाहे ग्राम सेवक का सिलेबस उठा लो, चाहे आप किसका पटवारी का सिलेबस उठा लो, इन सब्जेक्ट से बाहर एक भी सब्जेक्ट आपका नहीं होगा। है ना? इनसे तो बाहर क्या होगा भई, राजस्थान का पूरा जीके है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ दे रखा है और फिर आपके इंडिया की हिस्ट्री दे रखी है, इंडिया की ज्योग्राफी दे रखी है। इससे बाहर तो कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं है आपका। ध्यान रखना इस एग्ज़ाम का जो लेवल है, वो आपका स्नातक स्तर का होगा भई, है ना? थोड़ा-सा लेवल हार्ड होगा ग्रेजुएशन लेवल का। ग्रेजुएशन लेवल का हार्ड होगा तो आपको बस कोशिश करनी है कि 60 सवाल आपके राइट हो जाए कैसे भी करके। क्योंकि नकारात्मक अंकन भी होगा, माइनस मार्किंग भी है, तो थोड़ा-सा सोच समझ कर आपको पेपर को अटेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना है। अभी 45 डेज़ में आपको केवल और केवल प्रश्नों के अभ्यास पर ध्यान देना है। जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, उसको अच्छे से तैयार करना है। ज़्यादा ऑनलाइन कोर्स के लफड़ों में नहीं फँसना है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ने बैठोगे तो एक 45 दिन के अंदर आप अगर पढ़ने बैठोगे ना, तो सही से हिंदी को भी नहीं पढ़ पढ़ पाओगे। राजस्थान के जीके में 5 सब्जेक्ट हैं, जिसको आप 45 डेज़ में एक सब्जेक्ट को मुश्किल से कंप्लीट कर पाओगे। अगर लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच को लेने की सोचोगे, तो भाई 45 डेज़ में कैसे 12-13 सब्जेक्ट को पूरा कर पाओगे? एक दिन के अंदर 12-12 घंटे भी पढ़ोगे, तो भी 45 ये आपके जो 14 सब्जेक्ट है, वो कंप्लीट पूरे नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारा भाई इस बात को आपका माइंडसेट फिक्स होना चाहिए। आपको बाज़ार के अंदर कस्टमर बनना नहीं है ना? कस्टमर बनकर नहीं रहना है, आपको अपना दिमाग का यूज़ करना है। आपको केवल इतना माइंड में होना चाहिए कि मुझे 40% अंक लाना है और मैं इन सब्जेक्ट में से किन-किन सब्जेक्ट को थोड़ा-सा अच्छा कर लूँ कि मुझे 60 सवाल राइट हो जाएँगे।
एक वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊँगा कि सीटी के अंदर पिछले साल किस-किस सब्जेक्ट से कितने-कितने प्रश्न आए थे, ताकि आपका माइंडसेट है वो ऑल क्लियर हो जाएगा और अपनी तैयारी को और अच्छी तैयारी से लेकर ले जाओगे, अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हो। ठीक है ना? तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, मार्केट के अंदर अपने आप को कभी भी क्या है, कस्टमर बनाना नहीं है आपको। आप कस्टमर नहीं हो। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो अभी कांड हुआ है, जिसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर 3 मासूम जो विद्यार्थी थे, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। तो आपको केवल कस्टमर बनकर नहीं रहना है। आपको अपना दिमाग का यूज़ करना है। आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। भविष्य में आप पटवारी बनोगे, ग्राम सेवक बनोगे, है ना? प्लाटून कमांडर बनोगे, जो भी आपकी ग्रेजुएशन के अंदर वैकेंसी आती है। तो अपने आप को इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। अपना थोड़ा-सा दिमाग यूज़ करना है कि कैसे करके मुझे 40% अंक लेकर आना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना है। जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, उस पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर करना है। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करते रहना है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा सेशन। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे-राधे, जय हिंद, जय भारत।